हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर कल आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है मेजर पेपर का, तो ये वीडियो देखे बिना मत जाइएगा। क्यों ये जो प्रश्न मैं आज कराने वाली हूँ, ये जो टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं, वो ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले भी, और आगे पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को पढ़े बिना मत जाइएगा पेपर देने। देखिए, पहला टॉपिक आपका पूछ सकता है पंथ निरपेक्ष क्या है। पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, वो भी कि पूछा गया था कि पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं और पंथ निरपेक्षता की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, समझिए पंथ निरपेक्षा का पहले तो अर्थ समझिए कि पंथ निरपेक्षा का अर्थ होता है कि कोई राज्य अपना कोई धर्म नहीं रखे। जैसे कि कोई राज्य है तो उसका कोई अपना धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, समान रूप से सम्मान देता है, और राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करता कि तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम उस धर्म के हो तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और न ही किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता है कि वो इस धर्म का है तो उसे ही ये सारे जो है योजनाओं का लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, पंथ निरपेक्षा का क्या अर्थ है कि जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा और बिना भेदभाव के सभी को जो भी है राज्य के लाभ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए पंथ निरपेक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, पहला देखिए कि जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। ठीक है, तो देखिए राज्य की दृष्टि में सभी धर्म और पंथ समान होंगे। ठीक है, सब कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, राज्य की तटस्थता। तो देखिए, राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धार्मिक मामलों से दूर रहेगा। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, अपने रीति रिवाज मानने, अपने धर्म का प्रचार करने और उसे मानने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। इसमें राज्य नहीं कह सकता कि आप अपने धर्म को मत मानिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है देखिए भेदभाव निषेध यानी मना करना, रोकना, प्रतिबंध। ठीक है, तो देखिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा। ठीक है, धर्म और राजनीति का पृथक्करण। तो देखिए, धर्म और राज्य के कार्यों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, देखिए अब पंथ निरपेक्ष को थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, भारत जैसे विविध धार्मिक और सांस्कृतिक देश के लिए पंथ निरपेक्षा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि बहुसंख्यक समुदाय का धर्म या अन्य धर्मों पर हावी न हो और सभी धर्म समूहों को समान अधिकार मिले। भारतीय पंथ निरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से थोड़ा अलग है, जहां धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव पर जोर दिया जाता है। भारतीय संदर्भ में राज्य धार्मिक मामलों से दूरी बनाए रखता है, लेकिन सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखते हुए सभी को समर्थन देता है, और इसका उद्देश्य समाज में एकता, सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो सीधे यही कहा गया है कि जो पंथ निरपेक्ष है, जो पंथ निरपेक्ष राज्य है, अगर आ गया कि पंथ निरपेक्ष राज्य कैसा हो, तो देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का से तात्पर्य यही है कि जो राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार न बनाए। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा तथा धर्म नहीं होगा। धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, तो देखिए उत्तर आधुनिकतावाद पहले जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और देखिए इस तरीके से पूछा गया था कि उत्तर आधुनिकता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का विवेचना करें। दूसरा तरीके से पूछा गया था कि आधुनिकता के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आ सकता है तो चलिए देख लेते हैं कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहले तो समझिए उत्तर आधुनिकता क्या है। तो देखिए बच्चों की जो उत्तर आधुनिकता है ना, वो एक विचार है जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया। ठीक है, अब आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधुनिकतावाद के बाद की जो अवस्था आई वो थी उत्तर आधुनिकता। ठीक है, तो आधुनिकतावाद क्या था ये भी समझना जरूरी है।
कि आधुनिकतावाद के बाद की अवस्था को हम उत्तर आधुनिकता कहते हैं, मान सकते हैं, चलिए ठीक है। पर आधुनिकतावाद क्या थी? तो देखिए, आधुनिकतावाद में तर्क, विज्ञान और बड़े बड़े जो सिद्धांत होते थे उन पर बहुत जोर दिया गया था, ठीक है। और वो ऐसा उनका मानना था कि इन्हीं से दुनिया की जो सभी समस्याएं हैं, जो सारे प्रॉब्लम है, उनका समाधान हो जाएगा, उनका सल्यूशन हो जाएगा और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावाद है, जिसमें जो हमारा प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावाद, वह इन बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाती है। वह यह मानती है कि कोई एक सच्चाई या संपूर्ण सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना अनुभव, अपना नज़रिया और अपनी सच्चाई हो सकती है। यह एक विचार या सत्ता के प्रभुत्व को चुनौती देती है, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पन्न एक व्यापक सांस्कृतिक, दार्शनिक और कलात्मक आंदोलन है। यह आधुनिकतावाद की धारणाओं जैसे तर्क, प्रगति और सार्वभौमिक सत्य और को चुनौती देता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी छोटी सी परिभाषा जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बताई है कि उत्तर आधुनिकता से लेकर के यह आधुनिकतावाद की धारणाओं जैसे तर्क, प्रगति और सार्वभौमिक सत्य को चुनौती देता है और उनकी आलोचना करता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ठीक है, या उत्तर आधुनिकता क्या है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है। देखिए, विशेषताएं देख लीजिए कि देखिए, विशेषता इसकी यह है कि मनोवृत्तांत का खंडन। यह किसी भी बड़े सार्वभौमिक सत्य, विचारधारा या सिद्धांत को अस्वीकार करता है, जैसे कि इतिहास की प्रगति या किसी एक दर्शन का अंतिम सत्य होना, ठीक है। इनका मानना है कि एक ही अंतिम सत्य नहीं हो सकता कुछ। अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों का अपना अपना अनुभव होगा, अपना अपना नज़रिया होगा। जैसे कि दो व्यक्ति हैं तो दोनों लोग, अब दोनों के अपने अनुभव होते हैं ना। अगर दोनों एक ही कार्य किए तो किसी को उससे पॉजिटिव अनुभव होगा, किसी को हो सकता है नेगेटिव अनुभव हो जाए। तो ये इनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो देखिए, दूसरा है अस्थिरता और विखंडन। तो यह मानता है कि दुनिया और वास्तविकता स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर बदलती और विखंडित होती रहती है। यह निश्चितता और स्थिरता के बजाय अनिश्चितता और बहुलता को स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये थी इनके दो विशेषताएं। आगे देख लीजिए, सापेक्षता। उत्तर आधुनिकता किसी भी वस्तुनिष्ठ सत्य की धारणा को खारिज करती है और मानती है कि सत्य व्यक्तिपरक और संदर्भ निर्भर होता है, ठीक है। दूसरा है हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़। यह उन आवाज़ों और विमर्शों को केंद्र में लाने की कोशिश करता है जिन्हें आधुनिकता ने हाशिए पर अकेला धकेल दिया था, जैसे अदिल, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। विडंबना और पैरोडी। देखिए, यह अक्सर विडंबना, व्यंग और पैरोडी का उपयोग करता है ताकि स्थापित धारणाओं और मानदंडों को चुनौती दी जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दो इनका वास्तविकता है, देखिए विशेषताएं हैं कि अधिकार का विखंडन। देखिए, यह ज्ञान, शक्ति और अधिकार के पारंपरिक स्रोतों पर सवाल उठाते हैं और उनके विकेंद्रीकृत करते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है भाषा का महत्व। यह भाषा को वास्तविकता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मानते हैं कि भाषा ही हमारे सोचने और दुनिया को समझने के तरीके को आकार देती है। तो देखिए, ये तो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या था। चलिए अब अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वाधिकारवाद, ठीक है। तो देखिए, इसमें छोटा सा आपको एक मैं बात बता दूं कि देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आया था, पर सर्वाधिकारवाद से नहीं, देखिए वो उसमें लिखा गया था कि समग्राधिकारवाद क्या है और समग्राधिकारवाद से आप क्या समझते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखा गया था सर्वाधिकारवाद, ठीक है। तो अगर आ जाए समग्राधिकारवाद या सर्वाधिकारवाद तो दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर समग्राधिकारवाद पूछे तो भी आपको यही उत्तर लिखना है, सर्वाधिकारवाद पूछे तो भी आपको यही उत्तर लिखना है, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया था कि सर्वाधिकारवाद क्या है, तो देखिए समझिए कि सर्वाधिकारवाद क्या है। तो देखिए, सर्वाधिकारवाद एक राजनीतिक प्रणाली है, ठीक है, जिसमें राज्य लोगों के निजी और सार्वजनिक जीवन के हर पहलू पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है, ठीक है। इसमें सरकार समाज के सभी पहलुओं जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला, विज्ञान और व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित रखती है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया आपका डिफिनेशन। अब हम आ जाते हैं कि विशेषता, सर्वाधिकारवाद का विशेषता क्या है। तो देखिए,
एकल दल का शासन, आमतौर पर एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व होता है और अन्य दलों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है निरंकुश नेता। ठीक है, एक करिश्माई नेता होता है जिसे अक्सर पूजा जाता है और जिसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। क्या विशेषता है कि एकल जन का शासन होता है और निरंकुश नेता होता है। निरंकुश यानी जिस पर किसी का अंकुश न हो, जो किसी की न सुने। तीसरा है व्यापक प्रचार और सेंसरशिप। सरकार अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार तंत्र का उपयोग करती है और विरोध या असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए सेंसरशिप का सहारा भी लेती है। तो ये सब किसकी विशेषता है? तो ये सब आपका सर्वाधिकारवाद है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है कि गुप्त पुलिस और आतंकवाद। लोगों को डराने और नियंत्रण में रखने के लिए एक मजबूत गुप्त पुलिस बल और आतंकवाद का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। सरकार अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और जिससे उत्पादन और वितरण भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है सर्वाधिकारवाद के अंतर्गत और ये थी उसकी विशेषताएं। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है संविधान। बहुत बार पूछा जा चुका है और हर बार इसके आने की संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए संविधान किसी भी देश या संगठन का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, यह उन मूलभूत सिद्धांतों और नियमों का एक समूह है जिनके आधार पर किसी राज्य या संगठन का शासन चलता है। ठीक है बच्चों, देखिए यह एक देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को निर्धारित करता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखिए सरकार की संरचना करना। तो देखिए यह सरकार के विभिन्न अंग। अब अंग पेपर में आ सकता है कि सरकार के अंगों का वर्णन करें। सरकार के कितने अंग हैं? तो 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका को आप व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ठीक है, स्थापना करता है और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, उनके बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है। ठीक है, और दूसरा इसका क्या उद्देश्य है? तो दूसरा इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का, देखिए यह नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है जिनसे उनकी स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो ये था अभी तक आपने 2 उद्देश्य देखे हैं। किसके उद्देश्य? संविधान की क्या उद्देश्य है? तो सरकार की संरचना करना, नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य देना और उन्हें याद रखना कि आपके क्या कर्तव्य हैं। कानूनी ढांचा, यह देश के कानून और नीतियों को निर्धारित करने का आधार जो है वो बनाती है, प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून संविधान के अनुरूप हैं। ठीक है, और सीमित सरकार, यह सरकार के अंगों को, अधिकारों को, जो सरकार के अंग है उनको जो अधिकार देती है उन्हें मर्यादित रखती है। ठीक है, ताकि वे निरंकुश ना हो जाए, तानाशाह न कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट मूल्यों और आदर्शों पर प्रतिबंध। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए संविधान एक नियमों का समूह है जो यह बताता है कि किसी देश को कैसे चलाया जाए, सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या शक्तियाँ होंगी और नागरिकों के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे। तो ये था उद्देश्य। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से, जैसे कि संविधान की परिभाषा दीजिए तो ऊपर जो हमने पढ़ा वो दे देंगे। फिर पूछ सकता है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया, क्या महत्व क्या है संविधान का, क्या उसका काम है। तो आप बता सकते हैं कि जो संविधान बनाने का उद्देश्य था सरकार की संरचना करना, नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य देना, कानूनी ढांचा, सीमित सरकार और मूल्यों और आदर्शों पर प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं कि क्या जो संविधान है उनके कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखित संविधान होता है एक, तो आपका देखिए ये ऐसा संविधान होता है जिसके सभी या अधिकांश प्रावधान एक ही दस्तावेज में व्यवस्थित रूप से लिखे हों। यह एक कोडिफाइड यानी संहिताबद्ध दस्तावेज होता है। ठीक है, अब विशेषता क्या होती है इसकी? तो विशेषता होती है कि इसमें प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं ताकि जिसमें व्याख्या में स्पष्टता कम होती है। यह सरकार की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अक्सर ठोस होती है, कठोर होती है। ठीक है,
तो अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि लिखित संविधान कैसा होता है, परिभाषित करें तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा संविधान आपको भारत में मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मिलेगा और जर्मनी का भी मिलेगा, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अलिखित संविधान। तो यह एक ऐसा संविधान होता है जिसके नियम किसी एक दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं होते हैं। इसके प्रावधान परंपराओं में, रीति रिवाजों में, न्यायालयों के निर्णयों यानी न्यायिक मिसालों और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से विकसित होते हैं, ठीक है। तो यह अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें संशोधन करना अपेक्षाकृत आसानी होता है, ठीक है। यह समय के साथ विकसित होता रहता है और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है। हालांकि इसकी व्याख्या में स्पष्टता की संभावना अधिक होती है, ठीक है। अब उदाहरण में आपको ब्रिटेन में और इजराइल में ऐसा संविधान देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कठोर और लचीला संविधान। देखिए यह एक ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से भिन्न और अधिक जटिल होती है। देखिए इसमें इसकी विशेषताएं होती है कि इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत जैसे कि 2/3 बहुमत या कुछ मामलों में राज्य की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यह संविधान की सर्वोच्चता स्थिरता सुनिश्चित करती है, ठीक है। यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहतर माना जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में संयुक्त राज्य अमेरिका देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। भारत का संविधान कठोर और लचीलापन का मिश्रण है, लेकिन कुछ प्रावधानों में कठोरता दिखाई गई है, ठीक है। अब एक आपका और प्रकार हो जाता है लचीला संविधान, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है आपका। उसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा संविधान होता है, देखिए, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान होती है या बहुत कम जटिल होती है ये, ठीक है। यह बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से अनुकूलित हो जाती है। इससे आपको त्वरित निर्णय लेना और परिवर्तनों को लागू करना आसान होता है। हालांकि इसमें संविधान की स्थिरता थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब उदाहरण में आपको ब्रिटेन में ऐसा संविधान देखने को मिल जाएगा। और एक आपका प्रकार हो जाता है एकात्मक और संघीय संविधान। देखिए इस प्रकार के संविधान में जो सारी शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास निहित होती है, ठीक है। राज्य या स्थानीय सरकार को केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वे केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। इसमें पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है, ठीक है। मतलब कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास सारे पावर हैं, ठीक है, तो वो फटाक से निर्णय ले लेता है। ये उदाहरण आपको फ्रांस, ब्रिटेन और जापान में देखने को मिल जाएगा। अब संघीय संविधान होता है एक प्रकार। देखिए इस प्रकार के संविधान में जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार और विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में, मतलब कि राज्यों में, स्टेटों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है। उन्हें दोनों स्तर की सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यह शक्ति का विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न शक्तियों और क्षेत्रों वाले बड़े देशों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें अक्सर लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और दोहरी शासन प्रणाली जैसे केंद्र और राज्य होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण में आपको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएंगे। और एक प्रकार आपका हो जाएगा संसदीय और अध्यक्षीय संविधान। देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में जो कार्यपालिका और जो विधायिका होती है, देखिए जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। सरकार का प्रमुख जो प्रधानमंत्री होता है विधायिका का सदस्य होता है और बहुमत दल का नेता होता है। देखिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार को संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। तो ये संसदीय और अध्यक्षीय संविधान का था, ठीक है। ये आपको भारत, ब्रिटेन और कनाडा में देखने को मिल जाएगा। अब एक होता है अध्यक्षीय संविधान। इतने सारे हमने संविधान पढ़े हैं, ये सोचिए अगर लॉन्ग में आ गया तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर शॉर्ट में आ गया, वेरी शॉर्ट में आ गया तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं। अध्यक्षीय संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है, ठीक है। देखिए जो अध्यक्षीय संविधान है वो इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका में स्वतंत्र होती है, ठीक है। जो कार्यपालिका है वो विधायिका से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वह अपने कार्यकाल के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसमें प्रमुख होता है, जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती हैं। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों को चुनना है जो विधायिका के सदस्य नहीं होते, ठीक है। उदाहरण में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील में ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान अपनी विशेषताओं में लिखित, संघीय यानी एकात्मक झुकाव के साथ संसदीय और कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, ठीक है। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए इसे आप लर्न कर लीजिएगा।